ओके बच्चों, वेलकम बैक। सो अभी हमें क्या पढ़ना है? डबल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न। डबल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न हमने पढ़ लिया है। डबल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न पढ़ना है। देखो क्या होगा, डबल स्लिट में कुछ ऐसा है कि आपने अभी ऐसा बनाया था तो सिंगल स्लिट था जिसमें स्लिट की चौड़ाई ई है और बाकी सारा हिस्सा ओपेक है। अभी क्या कर रहे हैं कि हम ऐसे कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, एक डबल स्लिट बना दिया। कैसे बनाया होगा इसको? हमने एक कार्डबोर्ड लिया होगा, उस कार्डबोर्ड में एक झिर्री यहाँ काटी होगी, फिर एक झिर्री यहाँ काट दी है। यहाँ पर इन झिर्रियों की चौड़ाई जो है वो ई है और इनके बीच की डिस्टेंस जो है मान लो डी है। तो यानी कि इसे एक झिर्री ये है, ए से बी एक स्लिट है, सी से लेकर डी तक दूसरी स्लिट है। तो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस डी है और जो ये डिस्टेंस है ये ई है और ये डिस्टेंस जो है ये ई है। तो अब हमारे पास स्लिट सब बराबर चौड़ाई की, यानी जितनी ई उतनी ई, ऐसे जितनी भी है उतनी हम बना सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमें दो ही बनानी है। अब हम इसकी मैथमेटिक्स करना चाहते हैं तो इसको हम ऐसे समझेंगे। जरा समझिएगा ध्यान से, इसकी डायग्राम को समझ जाइए तो आप समझ लीजिए आपने आधी जंग जीत ली। इधर से लाइट जा रही है, पैरेलल लाइट जो है वो इधर से चली जा रही है और जाहिर सी बात ये पैरेलल लाइट कैसे की गई है, यहाँ कोई लेंस लगा है, यहाँ कोई लेंस लगा है, उसके पीछे सोर्स है और उस सोर्स से निकलने वाली लाइट जो है इसको पैरेलल कर रही है। क्यों ज़रूरत पड़ी हमें लाइट को पैरेलल करने की? क्योंकि हम जो काम पढ़ रहे हैं ये फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन है और फ्रॉनहोफर एक फार फील्ड इन अप्रॉक्सीमेशन होता है। और फार फील्ड अप्रॉक्सीमेशन होने का मतलब है उसमें आप ये मानते हो कि जो लाइट गिर रही है, जो वेव फ्रंट गिर रहा है हमारे ऑब्स्टेकल पर, वो पैरेलल वेव फ्रंट होगा, मतलब वो पैरेलल रे से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, अगर हम कहें कि लाइट आई इस तरह से, इधर चली गई, बिना डिफ्रैक्ट हुए जा रही है, तो यहाँ से जा रही है, ठीक है, यहाँ रुक जाएगी, ये लाइट रुक जाएगी तो बनाए ना, यहाँ से लाइट जा रही जा रही जा रही। अब अगर ये जाएगी सारी लाइट, तो अगर हम यहाँ एक लेंस लगा दें तो ये सारी लाइट यहाँ से जा करके ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जा करके फोकस हो जाएगी। इस तरह से जा करके ये सब फोकस हो रही है और आपका डिफ्रैक्शन पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। लेकिन यहाँ पर तो डिफ्रैक्शन भी हो रहा होगा। इतनी सारी कचर पचर करने की बजाय हम थोड़ा सा प्रॉपर तरीके का एक यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं, जो कि किताबों में बना होता है और जो कि आपको एग्ज़ाम में भी बनाना है। सब कुछ रियल सिचुएशन में नहीं दिखाना है। तो हमारे पास एक स्लिट ऐसे है ए, एक स्लिट ये है बी और एक स्लिट है सी और ये है हमारी डी। हम सोचें कि इसका बीचों बीच का एक बिंदु ले लेते हैं और इस बिंदु से अगर सीधे लाइट दिखा रहे हैं, इस बिंदु से सीधे लाइट दिखा रहे हैं, तो वो लेंस की सहायता से किस जगह पे फोकस हो रहा है? किसी पर्टिकुलर पॉइंट एक्स, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पर फोकस हो रहा है। लेकिन चूँकि डिफ्रैक्शन होता है तो डिफ्रैक्शन होने की वजह से मान लो कि ये अपने रास्ते से ऐसे डेविएट हुआ बाई एंगल थीटा, ये भी अपने रास्ते से डेविएट हुआ बाई एंगल थीटा और ये यहाँ पर फोकस हुआ और ये लाइट भी जाकर के यहाँ फोकस हुई, तो ये हमारे पास मान लो P1 है। तो इस तरह से हम ये बता रहे हैं कि दो स्लिट से जो डिफ्रैक्शन हो रहा है वो ऐसे मानो कि एक सिंगल स्लिट से डिफ्रैक्शन पैटर्न ये बाहर निकला और दूसरी सिंगल स्लिट से डिफ्रैक्शन पैटर्न ये बाहर निकला और ये दोनों डिफ्रैक्शन पैटर्न आपस में मिल गए। आपस में मिल करके इन्होंने P पर डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाया। तो बच्चों अभी इससे पहले वाले क्लासेस में जो पिछले के 2-3 लेक्चर हुए हैं उसमें मैंने आपको बताया है कि अगर एक सिंगल स्लिट आप लेते हो, एक अकेली स्लिट लेते हो, उससे जो लाइट निकलती है वो कंपोजिशन ऑफ एन हार्मोनिक वेव की थ्योरी को फॉलो करती है और कंपोजिशन ऑफ एन हार्मोनिक वेव की थ्योरी को लगाने के बाद हम ये पाते हैं कि वहाँ से जो लाइट निकल रही है उसका एम्पलीट्यूड कितना होता है? आर ए साइन अल्फ़ा बाई अल्फ़ा, जहाँ अल्फ़ा जो होता है वो होता है पाई ई साइन थीटा बाई लैम्डा। तो अगर हम अकेले स्लिट के बारे में बात करें तो अकेले स्लिट की चौड़ाई कितनी है? ई है, तो उस ई को लेकर के आप अल्फ़ा निकाल सकते हो। साइन अल्फ़ा बाई अल्फ़ा ए जो है इसको रख करके हम ये निकाल सकते हैं कि किसी सिंगल स्लिट से जो लाइट बाहर निकल रही होगी, जो कि कंपोजिशन ऑफ एन हार्मोनिक वेव की थ्योरी के हिसाब से होगी, उसका एम्पलीट्यूड है। मतलब यहाँ से जो वेव निकल रही है इसका एम्पलीट्यूड कितना है? इसका एम्पलीट्यूड है ए साइन अल्फ़ा बाई अल्फ़ा।
ये जो वेव निकल रही जा रही हैं, इनका एम्पलीट्यूड ये है। ऐसे ही जो दूसरा स्लिट है, ये भी ई ही है, इसकी भी चौड़ाई ई है। तो इसके लिए भी यहाँ से भी जो लाइट निकल रही है उसका एम्पलीट्यूड है साइन अल्फ़ा बाई अल्फ़ा ए। तो आप ये समझो कि एक ए साइन अल्फ़ा बाई अल्फ़ा वाली एम्पलीट्यूड वाली वेव यहाँ से निकल रही है, ए साइन अल्फ़ा बाई अल्फ़ा वाली एम्पलीट्यूड यहाँ निकल रही है, और इन दोनों स्लिटों से जो ये एम्पलीट्यूड वाली वेव निकल रही है आपस में मिलती हैं और इंटरफेयर कर जाती हैं। ये बिल्कुल वैसा केस जैसे कि कोहेरेंट सोर्सेज का होता है। तो कोहेरेंट सोर्सेज में हम क्या मानते हैं कि दो कोहेरेंट सोर्स हैं, एक का एम्पलीट्यूड A1 है, एक का एम्पलीट्यूड A2 है, इनको हम ए भी मान सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक स्लिट है जिससे ए साइन अल्फ़ा बाई अल्फ़ा की वेव निकल रही है, और दूसरे वाली स्लिट से भी ए साइन अल्फ़ा बाई अल्फ़ा वाली एम्पलीट्यूड वाली वेव निकल रही है जो कि इंटरफेयर करने वाली है। तो अगर इंटरफेयर कर रही हैं तो हमें इनके बीच का पाथ डिफरेंस मालूम होना चाहिए। तो पाथ डिफरेंस निकालने का तरीका क्या है बच्चों कि आप क्या करो, यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो, 90 डिग्री वाला नॉर्मल ड्रॉ कर दो। तो आप ये पॉइंट ले लो S1, ये पॉइंट S1 ले लो, ये पॉइंट S2 ले लो, जैसे आप यहाँ पर कोहेरेंट सोर्सेस के लिए लेते थे S1 S2 ले लो, और इनको आपस में मिला दो, ये पूरी लाइन को मिला दो, और यहाँ पर ये वैल्यू को K ले लो, H2K। तो H2K इज द पाथ डिफरेंस। ए साइन अल्फ़ा बाई अल्फ़ा वाली जो ये वेव निकल रही है और ए साइन अल्फ़ा बाई अल्फ़ा वाली जो ये वेव निकल रही है, इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस आपको निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि आप ये कह रहे हो कि ये दोनों जो वेव हैं इस एम्पलीट्यूड की, ये आपस में जाकर के वहाँ पर इंटरफेयर कर रही हैं। तो डिफ्रैक्शन तो यहाँ हो चुका, डिफ्रैक्शन जो होना था हो चुका। अब दो सोर्सेज हैं, दो स्लिटें हैं, तो उनकी वेव इंटरफेयर करेंगी। सवाल ये है कि हम H2K कैसे निकालें। तो जरा समझो, पहले तो आप ये सोचो कि ये S1 से लेके S2 तक की लंबाई कितनी है। तो जरा ध्यान से देखना, देखो पूरी स्लिट हमने मानी थी E चौड़ाई की, तो ये S1 उसके बीचों बीच में है, यानी ये जो दूरी है ये कितना होगा E/2। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी E/2, ये कितनी दूरी है D है, ये कितनी दूरी है E/2। तो S1 से लेकर के S2 तक की टोटल डिस्टेंस क्या है, S1 S2 कितना हो जाएगा E/2 प्लस D प्लस E/2, यानी कि E प्लस D हो जाएगा। मानते हो इस बात को? तो ये डिस्टेंस हो गई E प्लस D, और ये जो एंगल होगा बच्चा, ये एंगल हो जाएगा थीटा, ये एंगल हो जाएगा थीटा। तो अब आपको अगर पाथ डिफरेंस निकालना है तो आप पाथ डिफरेंस निकालने के लिए क्या करोगे, आपको यहाँ पर देना पड़ेगा कि द पाथ डिफरेंस between the waves emerging from S1 and S2 is कितना हो जाएगा H2K। तो अब आप लिखोगे फ्रॉम ट्राइंगल S2 S1K, ये ट्राइंगल फ्रॉम S2 S1K, ये जो ट्राइंगल है इसमें देखोगे तो आपको मिलेगा साइन थीटा बराबर H2K अपॉन S1 S2। अब S1 S2 की वैल्यू E प्लस D है, तो H2K बराबर कितना हो जाएगा E प्लस D साइन थीटा। H2K बराबर हो जाएगा E प्लस D साइन थीटा, ठीक है ना, ये वैल्यू आ गई। तो पाथ डिफरेंस मिल गया। अगर ये पाथ डिफरेंस मालूम है तो द फेज डिफरेंस, द करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो फेज डिफरेंस मान लो फाई है, ये हो जाएगा 2 पाई बाई लेमडा, और ये कितना हो जाएगा E प्लस D साइन थीटा। तो इसका मतलब ये निकल के आया है कि जो वेव्स हैं, जो यहाँ से निकल रही है वेव, जिसको हम कहें R है, A साइन अल्फ़ा बाई अल्फ़ा वो, और जो यहाँ से वेव निकल रही है इसको कह दें R1 है, R2 है, A साइन अल्फ़ा बाई अल्फ़ा, हालांकि दोनों बराबर लेकिन फेज का अंतर है, तो ये दोनों आपस में इंटरफेयर करेंगे। अब इस चीज़ को कैसे समझे, अब जरा इसको समझने का तरीका समझो। ये कुछ ऐसा हम कह रहे हैं कि एक वेव निकल रही है R1, मतलब स्लिट नंबर 1 से एक R1 एम्पलीट्यूड की वेव निकल रही है, और स्लिट नंबर 2 से भी R1 एम्पलीट्यूड की वेव निकल रही है, लेकिन यहाँ जो वेव निकल रही है और जो ये वेव है इसके बीच में फाई का फेज डिफरेंस है।
ये दोनों सेम फेज में, मतलब जो भी फेज है वो कांस्टेंट है लेकिन वो जीरो नहीं है, वो फाई है। तो इसका मतलब है R2 को आप ऐसे नहीं बनाओगे। अगर आप R2 ऐसे बना देते R1 के आगे R2, तो इसका मतलब दोनों सेम फेज में होती नहीं। R2 जो है वो R1 की तुलना में फाई डिग्री के फेज पर है। तो ये हमारा R2 हो गया। तो अब अगर R2 मालूम हो गया तो अब आपको ये निकालना है दोनों का रिजल्टेंट R'। तो हमने इस प्रॉब्लम को ऐसे कन्वर्ट कर दिया है इस तरह के वेक्टर फॉर्म में। तो हमारे पास एक R1 है, एक R1 है, एक R2 है, और R2 R1 के बीच में फाई का फेज डिफरेंस जो कि यहाँ से मालूम है। तो इस फार्मूले के हिसाब से इन दोनों का रिजल्टेंट होगा R', वो हम इस फार्मूले से निकालेंगे। ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। देखो अगर राइट एंगल ट्रायंगल होता है, जैसे हमारे पास होता R1 R2 और हमें निकालना होता R', तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से आप इस तरह से निकाल देते, लेकिन यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो यहाँ पर इस फाई होने की वजह से एक टर्म और जुड़ जाता है, R1 R2 cos फाई, इस तरह का एक टर्म जुड़ जाएगा, पाइथागोरस से मॉडिफाई हो जाएगा, क्योंकि ये भुजा 90 डिग्री के बजाय किसी एंगल फाई को सपोर्ट कर रही है। तो यहाँ पे लिखेंगे हेयर R' स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस 2 R1 R2 cos फाई। तो हम लिखें अगर इसकी वैल्यू हो जाएगा A साइन अल्फ़ा बाई अल्फ़ा का होल स्क्वायर, या हाँ ठीक है चलो लिख देते हैं A साइन अल्फ़ा बाई अल्फ़ा का होल स्क्वायर बराबर ही है, यहाँ हो जाएगा 2 R1 R2 में भी A साइन अल्फ़ा बाई अल्फ़ा का होल स्क्वायर ही हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों की वैल्यू सेम है, और बचेगा कॉस फाई, ये हटा देते हैं। तो यहाँ से आप देखोगे ये हो जाएगा 2 टाइम A साइन अल्फ़ा बाई अल्फ़ा का होल स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 2 टाइम A साइन अल्फ़ा बाई अल्फ़ा का होल स्क्वायर, बचेगा कॉस फाई। तो हम 2A साइन अल्फ़ा बाई अल्फ़ा का होल स्क्वायर और यहाँ पर बचा सकते हैं 1 प्लस कॉस फाई। तो ये हो जाएगा 2A साइन अल्फ़ा बाई अल्फ़ा का होल स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर 5 बाई 2 माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल कर देगा, हो जाएगा 4, 2 2 2 4, और ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा बाई अल्फ़ा का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 बाई 2, है ना। ये हो जाएगा R'। चलो R' को हम इंटेंसिटी कह दें, इंटेंसिटी ऑफ डबल स्लिट, DS मतलब डबल स्लिट, तो जाएगा 4 टाइम, यहाँ A भी होगा 4 टाइम A स्क्वायर साइन अल्फ़ा बाई अल्फ़ा का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा कह दें। यहाँ बीटा क्या है, बीटा मतलब मान लो 5/2 को हमने बीटा कह दिया, तो हमारे पास अल्फ़ा भी की टर्म भी आ गए, बीटा की टर्म भी आ गई। ये देखो बच्चों हमारा जो ये फार्मूला निकल के आया है, ये है इंटेंसिटी एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी ड्यू टू द डबल स्लिट डिफ्रैक्शन। तो जब दो स्लिटें आपस में दो स्लिटों से होकर के लाइट निकल रही है और हम दो स्लिटों का डिफ्रैक्शन जब यहाँ पर देख रहे हैं, तो हमारा जो फार्मूला है वो काफ़ी हद तक मॉडिफाई होता हुआ दिख रहा है। और उस मॉडिफिकेशन में हमें एक तो यहाँ 4 दिख रहा है और दूसरी तरफ कॉस स्क्वायर बीटा नाम का एक टर्म यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। अब इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ और अब हम एक बहुत ही गहरी एनालिसिस की तरफ बढ़ चले हैं, और उस गहरी एनालिसिस में हमें समझना है कि इन सारे टर्मों का मतलब क्या है। तो हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ डबल स्लिट जो है वो आया 4A स्क्वायर साइन अल्फ़ा बटे अल्फ़ा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। बच्चों देखो, अगर हम सिंगल स्लिट की वजह से इंटेंसिटी वाला देखें फार्मूला, तो ये फार्मूला आता है। क्या कुछ तुलना दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है। A स्क्वायर है ये, तो ये जो टर्म है ये ऑलरेडी हमारा जाना पहचाना टर्म है, और ये जो टर्म होता है ये सिंगल स्लिट के डिफ्रैक्शन का है।
सिंगल स्लिट के डिफ्रैक्शन का है। और अगर हम और डिटेल में अपनी डिफ्रैक्शन की थ्योरी को अगर पढ़ते, या 12th में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आप जरा बुक उठा के देखिएगा। कॉस स्क्वायर बीटा जो है, ये जो टर्म होता है ये इंटरफेरेंस के फॉर्मूले में निकल के आता है। तो इसका मतलब है डबल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न का जो कंप्लीट फॉर्मूला है बच्चों हमारे पास, उसमें एक हिस्सा जो है वो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न वाला या मोटे मोटे तौर पे सिर्फ डिफ्रैक्शन को दिखा रहा है, और दूसरा हिस्सा इंटरफेरेंस को दिखा रहा है। यानी कि डबल स्लिट में हम दो फिनोमिना को एक साथ होता हुआ देखते हैं। हम इंटरफेरेंस होता हुआ देखते हैं किनका, डिफ्रैक्टेड बीम का। अलग अलग स्लिटों से जो डिफ्रैक्टेड बीम निकल रही हैं वो आपस में इंटरफेयर होती हैं, तो हमारा डबल स्लिट का डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता है। ये चीज़ गणित के हिसाब से भी यहाँ पर सिद्ध होती हुई दिख रही है। अब अगर ये गुणा दिख रहा है तो ग्राफ में कैसे बनाओगे, तो जरा देखो इसका पैटर्न कैसे बना था बच्चा, आपका इसका पैटर्न कैसे बना था। इसका पैटर्न ऐसे बना था, ये जो पैटर्न है ये ए स्क्वायर साइन अल्फा बटे अल्फा के होल स्क्वायर का पैटर्न है। ये तो हो गया। अच्छा, बीटा का पैटर्न, इंटरफेरेंस का पैटर्न कैसे बनता है। इंटरफेरेंस का पैटर्न आपका ऐसे बनता है, आपको स्लिटें जो होती हैं वो सब बराबर, फ्रिंजें जो होती हैं वो बराबर चौड़ाई की होती हैं, डार्क ब्राइट होती है, किसी की इंटेंसिटी कम ज़्यादा नहीं होती, सबके बीच की थिकनेस बराबर होती है, सबकी इंटेंसिटी बराबर होती है। ये इंटेंसिटी है, ये वाई एक्सिस जो है, चाहे यहाँ पे हो, ये इंटेंसिटी है, ये भी इंटेंसिटी है, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों मिल गए। हमने देखा ना कॉस स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला, ये कॉस स्क्वायर बीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो है ए स्क्वायर साइनस अल्फा बाय अल्फा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब दोनों एक साथ मिलेंगे तो क्या बनेगा, इसकी वजह से डबल स्लिट का डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा। कैसे बनेगा या ध्यान से देखिएगा, इसी में सारा खेल है। इसको हम साफ कर दे रहे हैं। ये तो यही चीज़ है, बन गई। अब इसको कैसे बनाएंगे, क्या इस चीज़ को आप समझ पा रहे हैं। क्या देख रहे हो भैया, इस ये जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है इसके अंदर इंटरफेरेंस पैटर्न फिट हो गया। तो अगर मैं इसको ऐसे कहूँ, कि इसको मैं आपको ऐसे बताऊं कि जो ऑरेंज कलर से मैं बना रहा हूं ये इंटरफेरेंस पैटर्न है, और जो वाइट कलर से मैंने बनाया है ऊपर वो डिफ्रैक्शन पैटर्न है। तो ये डायग्राम दिखा रहा है कि डिफ्रैक्शन पैटर्न ने अपने अंदर इंटरफेरेंस पैटर्न की फ्रिंजों को एडजस्ट कर दिया। तो जो हमारा डबल स्लिट का डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा उसमें जो सेंट्रल मैक्सिमा बनेगी वो सेंट्रल मैक्सिमा के अंदर भी महीन महीन फ्रिंजेस बनी रहेंगी। तो सेंट्रल मैक्सिमा यूनिफॉर्म ब्राइटनेस का नहीं होगा, सेंट्रल मैक्सिमा के अंदर भी फ्रिंज पैटर्न होगा, जिसका कि डायग्राम आप बगल में देख रहे हैं। तो जो अगर आपको बगल में एक बॉक्स दिख रहा है, इस बॉक्स के अंदर वो ओरिजिनल डायग्राम हमने इसमें रखा है, जो कि ये दिखा रहा है कैसे डबल स्लिट के अंदर सब स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। तो आपको कंपैरिजन यहाँ पर दिखाया जा रहा है। सिंगल स्लिट का डिफ्रैक्शन पैटर्न ऊपर है जहाँ सेंट्रल मैक्सिमा बिल्कुल यूनिफॉर्म थिकनेस की है, यूनिफॉर्म ब्राइटनेस की है। नीचे वाला डायग्राम जो है वो डबल स्लिट के डिफ्रैक्शन पैटर्न का है, जहाँ एक ब्राइट रीजन तो दिख रहा है जो सेंट्रल मैक्सिमा का, जैसे ये ब्राइट रीजन है सेंट्रल मैक्सिमा का है, उसके अंदर भी आपको लाइनें दिख रही हैं। वो लाइनें किसकी वजह से है, इंटरफेरेंस पैटर्न की वजह से लाइनें हैं ये। तो इस तरह से अगर कोई पूछता है आपसे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न एंड डबल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न, तो आपको ये सब दिखाने हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ बतानी है। ऐप पर आपको इसके नोट्स, इसकी जेरोक्स, इसके जो स्कैन कॉपी है वो मिल जाएंगे, आप वहाँ से जा करके उनको देख लीजिएगा। और ख़ास बात आपको यहाँ पर ये समझनी है कि देखो यहाँ पर किस तरह से डिफ्रैक्शन पैटर्न और इंटरफेरेंस पैटर्न सब बैक टू बैक आपस में एडजस्टेड हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, है ना। सेंट्रल मैक्सिमा डिफ्रैक्शन पैटर्न के अंदर इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, दिस इज हाउ दिस होल थिंग वर्क्स। अच्छा, एक चीज़ और देखो,
हमने जब इस चीज़ को इसमें तो सब यूनिफॉर्म थिकनेस वाली चीज़ें हैं, सब ब्राइट डार्क एक पैटर्न के तरीके से जब हमने इसको इसमें एडजस्ट किया तो ज़रा इस हिस्से को देखो, ये वाला हिस्सा देखो बच्चों, ये वाला हिस्सा देखो, ये वाला हिस्सा देखो, ज़रा ये हिस्से देखो, ये हिस्से देखो, क्या हो रहा होगा कि ऐसा भी तो हो सकता है कि इंटरफेरेंस की कोई ब्राइट फ्रिंज रही हो, वो ऐसी जगह फिट हो जहाँ डिफ्रैक्शन का मिनिमा हो। हाँ, ऐसा हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखो, जहाँ डिफ्रैक्शन के फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा का मैक्सिमम था, वहीं पर इंटरफेरेंस का मैक्सिमम था। बिल्कुल सही, देखो दोनों की पीक मिल रही है। लेकिन क्या ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है कि कहीं डिफ्रैक्शन का पीक रहा, इंटरफेरेंस का पीक रहा होगा और वहीं पर डिफ्रैक्शन का मिनिमा आ गया होगा? तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, इसको तो मैं जूम करूँ तो ये कुछ ऐसा है कि यहाँ पर इंटरफेरेंस ऐसे रहा होगा, इंटरफेरेंस की मैक्सिमम फ्रिंज रही होगी, ब्राइट फ्रिंज, लेकिन वहीं पर डिफ्रैक्शन का मिनिमा आया ऐसे, इस तरह से। तो वो जो डिफ्रैक्शन के मिनिमा ने इस इंटरफेरेंस को क्या कर दिया, इस इंटरफेरेंस के फ्रिंज को बिल्कुल यहीं पर दबा दिया, ऐसे दबा दिया, उसको कुचल दिया। मतलब वो है लेकिन उसको उठने का मौका नहीं मिल रहा है, तो हम कहेंगे अरे गायब हो गया। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ताश के पत्ते लिए और ताश के पत्ते मैंने बिखेर दिए, 52 पत्ते बिखर गए, एक पत्ते पे मैं खड़ा हो गया हूँ। अब ताकतवर है, हम खड़े कर दिए और अपने स्टूडेंट से कहते हैं चलो देखो सारे पत्ते बटोरो। अब वो बच्चा सारे पत्ते बटोर रहा है, 51 मिल रहे हैं, 52वां मिल नहीं रहा है। उसकी बेचारे की हिम्मत भी नहीं कि हमसे कह दे सर आप हट जाइए अपनी जगह से, मान लो ऐसा कुछ है। तो अब मैंने इंटेंशनली अपने पैर के नीचे एक पत्ता दबा रखा है, लेकिन वो बच्चा वो 52वां पत्ता नहीं पा रहा है। वो पत्ता है बट गायब है, इनविजिबल हो गया है उसके लिए, जो कि उसको मैंने सप्रेस कर दिया है। तो यही कहेगा सर एक पत्ता पता नहीं कहाँ मिस हो गया, पता नहीं शुरू से इसमें नहीं था, मैंने गिना तो था, समहाउ ऐसा कुछ होगा ना। तो वो क्या हो जाएगा, वो मिसिंग में आ जाएगा। ऑल्दो मैंने उसको, मैं जानता हूँ मिसिंग नहीं हूँ, मेरे पैर के नीचे है, बट फॉर दैट पर्सन इट इज मिसिंग। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट निकलता है मिसिंग ऑर्डर का। मिसिंग ऑर्डर मतलब इंटरफेरेंस का एक ऑर्डर, अब इसको ऑर्डर कहोगे, फ्रिंज नंबर 1 2 3 4 5, पाँचवीं दबा दी गई डिफ्रैक्शन के मिनिमा से। तो पांचवी फ्रिंज चूंकि डिफ्रैक्शन के मिनिमा से दबा दी गई है तो वो मिसिंग हो जाएगी, उसको हम मिसिंग ऑर्डर कहेंगे। और ये कॉन्सिडेंस बहुत होंगे इसके अंदर। तो हम क्या पाएंगे कि हम देखेंगे लगभग हर मिनिमा के नीचे कोई ना कोई इंटरफेरेंस का मैक्सिमा दबा रहेगा, और वो जो दबा हुआ होगा बच्चों उसी को हम नाम देंगे मिसिंग ऑर्डर। वो हमारा मिसिंग ऑर्डर कहा जाएगा, ऑर्डर मिसिंग ऑर्डर का, डिफ्रैक्शन पैटर्न का मिसिंग ऑर्डर। तो यहाँ से निकल के आता है ये कॉन्सेप्ट कि व्हाट डू यू मीन बाय द मिसिंग ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन, डबल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो डबल स्लिट में हम मिसिंग ऑर्डर की बात को कहते हैं, या इसको हम घोस्ट लाइंस भी कहते हैं। घोस्ट लाइन भी इसीलिए कहा जाता है कि जो हो लेकिन इनविजिबल हो। वो पत्ता तो है मेरे पैर के नीचे है लेकिन दूसरे वाले के लिए इनविजिबल है। तो दिस इज जस्ट लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ घोस्ट, प्रोबेबली कि अदृश्य है लेकिन है, बट हो करके भी वो दिख नहीं रहा है, वो छुपाया गया है या छुपा हुआ है अपने इंटेंशन के साथ में। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द घोस्ट लाइंस। तो हम स्पेक्ट्रम में घोस्ट लाइन की बात करते हैं या हम स्पेक्ट्रम मिसिंग ऑर्डर की बात करते हैं, ये सारा कॉन्सेप्ट भी इसी एक पर्टिकुलर लोकेशन से हमको यहाँ से विजुलाइज हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू द डबल स्लिट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से तैयार करिएगा और ये दोनों कंपैरिजन पढ़िएगा। आपको मिल जाएंगे नोट्स वहाँ पर, स्कैन कॉपी PDF की, उनको आप इसके साथ रख करके अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में आने वाले अगले जो कॉन्सेप्ट, अगली जो हेडिंग है उनके साथ में। तब तक अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।